नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन मैट चैनल पे। आज हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला की श्रेणी में नए अब अगले गुफाओं की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोग मिर्जापुर पढ़ चुके थे, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख गुफा बांदा की। बांदा जिले की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बांदा की गुफाएं, जैसा कि आपको पता है कि बांदा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है और बुंदेलखंड के क्षेत्र जो है अवनालिका अपर्दन से बीहड़ बीहड़ के अवनालिका अपर्दन होने की वजह से इसको बीहड़ से ज़्यादा ये प्रभावित है। और इस वजह और वहाँ पे हम लोगों को कुछ गुफाएं भी मिली हैं, जिनमें जिन गुफाओं की खोज हम सिलवारा नामक व्यक्ति ने किया था। और वहाँ पे 3 प्रमुख गुफाएं हम लोगों को मिलती है। एक है मानिकपुर या मलवा। पहली गुफा हम लोगों की हो जाएगी मानिकपुर या मलवा। दूसरी हो जाएगी करिया कुंड या इसको करपरिया भी बोलते हैं। तीसरी हम लोगों की हो जाएगी सरहाट। ये 3 प्रमुख गुफाएं वहां पे मिली हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं मानिकपुर या मलवा से। मानिकपुर या मलवा में एक प्रमुख चित्र हम लोगों को मिला है छकड़ा गाड़ी। इसको बैलगाड़ी भी बोला जा सकता है। अब ये छकड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी क्या है? ये 3 बिना पहिए की है। बिना पहिए की गाड़ी है और इसको 3 बैल खींच रहे हैं। बिना पहिए की ये गाड़ी और 3 बैल खींच रहे हैं। इसी को छकड़ा गाड़ी भी बोला जाता है या इसको बैलगाड़ी भी बोल सकते हैं। अब इसका एक और नाम है छकड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी। ये हो गई हम लोगों के मानिकपुर या मलवा का चित्र, बिना पहिए की गाड़ी है। अब दूसरा हम लोगों का गुफा है करिया कुंड या करपरिया। तो मिटा देते हैं करिया कुंड या करपरिया। करिया कुंड या करपरिया में ये भी वहाँ की एक फेमस गुफा है। और इस गुफा में हम लोग देखेंगे कि इसमें 12 सिंघा का चित्र है। 12 सिंघा का चित्र है। किसका चित्र है? 12 सिंघा का। और इस 12 सिंघा के चित्र में हम लोग देखते हैं कि 12 सिंघा का चित्र है बहुत। और इसको 12 सिंघा को पीछा कर रहे हैं कुछ धनुर्धारी शिकार करने के लिए। वो चित्र बनाया गया। 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुषधारी। 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुषधारी, ये यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है करिया कुंड या करपरिया का। तीसरी हम लोगों की गुफा है सरहाट। सरहाट नामक एक गुफा है। इस गुफा में 3 अश्व मिले हैं। ये तीनों अश्व गेरू रंग से बनाए गए हैं। 3 अश्व जो बनाए गए हैं गेरू रंग से। गेरू का मतलब आप जानते हैं। यहाँ गेरू यानी कि गांव में इसको क्या बोलते हैं? गांव में इसको रेत नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। गेरू। गेरू रंग से बनाया गया 3 अश्व। ये 3 अश्व हो गए गेरू रंग से। और यहाँ पे एक और गुफा में चित्र मिला है जहाँ पे सुसज्जित द्वार है। और उस सुसज्जित द्वार के पास एक आदमी का चित्र बनाया गया है। सुसज्जित द्वार के पास एक चोंचदार पुरुष बैठा है। चोंचदार पुरुष बैठा है। अनेक दरवाजा बनाया गया, वो सुसज्जित है। और उसी के पास एक बैठा हुआ व्यक्ति है जो जिसके मुंह पे चोंच है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि यह कोई तंत्र मंत्र शाला हो गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ तांत्रिक क्रियाएं होती थी। तांत्रिक
क्रियाएं, यानी इस कमरे में क्या हो रहा था, तांत्रिक क्रियाएं। इसी को तंत्र मंत्रशाला भी बोल सकते हैं, तंत्र मंत्र शाला। ये हम लोगों के बांदा जिले के अंतर्गत ये 3 प्रमुख गुफाएं हैं, मानिकपुर या मलवा, करिया कुंड या करपरिया या सराट, तीनों चीज हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। हम लोग हेडिंग डाल लेंगे मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं। बांदा की गुफाएं हो गई, उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख गुफाएं मिर्जापुर और बांदा की हो गई। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में हम लोग देखेंगे, पहला हो जाएगा हम लोगों का सिंघनपुर। दूसरा हम लोगों का हो जाएगा पंचमढ़ी। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे होशंगाबाद, आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं। अब इसी में हम लोग देखेंगे चौथा भीम बेटका, या इसी का एक अलग नाम है भीम बैठका। ये प्रमुख गुफाएं हम लोगों की है, कहाँ की, मध्य प्रदेश की। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंघनपुर से। ये 4 गुफाएं हम लोगों की हो गई, हम लोग शुरुआत करते हैं सिंघनपुर। सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं, सिंघनपुर पहले मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता था। कहाँ पे पड़ता था, एमपी में, एमपी के रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सन 2000 में जब मध्य प्रदेश का बंटवारा किया गया 2000 ईस्वी में, तो ये एरिया करके कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान समय में सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में यह गुफा है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत में है, रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में यह गुफा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है। और एक ये गुफा जहाँ पे, वहां से माण नदी बहती है। कौन सी नदी, माण नदी बहती, माण नदी के किनारे है। और पर्वत कौन सा है, चावरथल पर्वत, चावरथल पर्वत पर ये गुफाएं स्थित है। इसकी खोज अब इसकी खोज हम लोग देखेंगे, इसकी खोज 1910 में खोज इसकी 1910 में डब्ल्यू एडरसन नामक व्यक्ति ने किया था, डब्ल्यू एडरसन। इसकी खोज 1910 में डब्ल्यू एडरसन नामक व्यक्ति ने किया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 50 से अधिक, कितनी, 50 से ज्यादा शिलाश्रय मिले हैं, 50 से अधिक चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। यानी शिला लिखा गया, शिलाश्रय 50 से अधिक शिलाश्रय मिले हैं जो कि चित्रित हैं। और उन शिलाश्रयों में सबसे प्रमुख चित्र हम लोग देखेंगे कंगारुओं का, सबसे ज्यादा कंगारुओं का चित्र मिला है यहाँ पे। कंगारू का चित्र कौन से हैं, कंगारू का उत्कृष्ट चित्र, कंगारू का उत्कृष्ट चित्र मिला। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक चित्र मिला है जंगली भैंसा का, जंगली भैंसा, या इसको सांड भी
कहा जा सकता है जंगली भैंसा या सांड का चित्र मिला है जिसको बर्छी से शिकारी छेद छेद रहे हैं। किससे जंगली भैंसा या सांड को बर्छी से छेदते हुए शिकारी। ये यहाँ का फेमस चित्र है। कहाँ का? सिंघनपुर का। सिंघनपुर इस समय वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, और नदी हो जाएगी माण नदी, पर्वत हो जाएगा चावरथल पर्वत। खोज डब्ल्यू एंडरसन 1910 में करते हैं। 50 से अधिक शिलाश्रय चित्र मिले हैं। चित्र कंगारुओं का सबसे ज्यादा उत्कृष्ट चित्र मिलेगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा कंगारू को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट चित्र कहाँ मिलेगा? सिंघनपुर में। और दूसरा चित्र यहाँ फेमस है जंगली भैंसा या सांड जिसको बर्छी से छेदते हुए शिकारी दिखाए गए हैं। अब इसी समय एक चीज छूटी थी, उसको भी नोट कर लीजिए आप। प्रागैतिहासिक चित्रकला पे कुछ किताबें लिखी गई हैं, उसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक, नोट में लिख लीजिएगा इसको, एक क्वेश्चन बना है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया का लिखा ये पुस्तक 1950 में छपी। कब? 1950 में। और प्री हिस्टोरिक इंडिया है ना, तो इसको लिखेंगे स्टुअर्ट पिगार्ड महोदय। और एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ये 1958 में लिखी गई। इसको लिखेंगे एच.एस. ब्राडिक। और एक और पुस्तक हम लोग छोड़े थे आपकी जॉर्ज कार्कबर्न की, जो मिर्जापुर से संबंधित पुस्तक थी, उसका नाम है केव ड्राइंग ऑफ कैमूर। केव ड्राइंग ऑफ कैमूर, जिसको लिखे हैं जॉर्ज कार्कबर्न। और एक पुस्तक हो जाएगी भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसको लिखते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता। डॉक्टर जगदीश गुप्ता। ये नोट में चारों पुस्तक लिख लीजिएगा। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में एच.एस. ब्राडिक महोदय कहते हैं कि संसार में जितने प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है उसमें सबसे पहले नंबर पे अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे यूरोप आते हैं, तीसरे नंबर पे इंडिया के प्रागैतिहासिक चित्रों को एच.एस. ब्राडिक महोदय प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में रखते हैं। तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे यूरोप, तीसरे नंबर पे भारत। अब हम लोग आते हैं अपने पुराने जगह पे। हम लोगों का हो गया सिंघनपुर। अब हम लोग देखेंगे पंचमढ़ी गुफा। पंचमढ़ी गुफाएं एमपी में है, एमपी के होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश की गुफाओं की चर्चा हो रही तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? एमपी के होशंगाबाद जिला में। और वहां से नदी बहती है आपकी नर्मदा नदी, हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। और पर्वत आपका हो जाएगा महादेव पर्वत। पर्वत आपका हो जाएगा महादेव पर्वत।
ये हो गया इसका भूगोल, यानी कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, नदी वहां से नर्मदा बहती है और पर्वत हो जाएगा महादेव पर्वत। अब इसकी खोज, पंचमढ़ी गुफा की खोज, पंचमढ़ी गुफा की खोज करते हैं आपके 1936 में जी.आर. हंटर यहाँ के चित्रों की खोज करते हैं। लेकिन अब इसमें दो चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुफा की खोज, गुफा की खोज और चित्रों की खोज, इसको लिख लीजिए। गुफा की खोज ये हो जाएगी आपकी गुफा की खोज, गुफा की खोज और चित्रों की खोज, दो चीज, दोनों बहुत बारीक चीज, इसको ध्यान दीजिएगा। गुफा की खोज जी.आर. हंटर की है, जी.आर. हंटर, गुफा की खोज जी.आर. हंटर ने किया था। और यहाँ के चित्रों की खोज 1936 में, कब? 1936 में D.H. गार्डन, D.H. गार्डन नामक व्यक्ति ने यहाँ के चित्रों की खोज किया था। इन्होंने यहाँ के रेखा चित्रों और फलक चित्रों का विशद लेख प्रकाशित किया। गुफा की खोज हो गई जी.आर. हंटर और चित्रों की खोज हो गई D.H. गार्डन। अब इस गुफा में पशु पक्षी के चित्र के साथ साथ दैनिक जीवन के भी चित्र बने। ध्यान दीजिएगा, पंचमढ़ी की गुफा में पशु पक्षी के चित्र के साथ साथ दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बने हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ के प्रमुख चित्र, इसका भूगोल तो पता चल गया, होशंगाबाद जिले, एमपी राज्य, होशंगाबाद जिला, नर्मदा नदी, महादेव पर्वत, गुफा की खोज जी.आर. हंटर, चित्रों की खोज D.H. गार्डन। अब इसके चित्र हो जाएंगे, चित्र इसके हो जाएंगे जम्बू द्वीप से नृत्य वादन। यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं हैं, जम्बू पंचमढ़ी में छोटी छोटी गुफाएं, जिसमें जम्बू द्वीप में मिल जाएगा आपका नृत्य वादन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नृत्य वादन का चित्र प्रागैतिहासिक कालीन में और कहाँ से मिला है। चलिए हम बता देते हैं, लखनिया में भी मिला है, मिर्जापुर के लखनिया में भी नृत्य वादन का चित्र मिला है, ये अलग है। लखनिया गुफा में भी नृत्य वादन मिला है और नृत्य वादन पंचमढ़ी में भी मिला है। अब दूसरा हम लोगों का जाएगा इमली खो से, इमली खो नामक स्थान से हम लोगों को मिलता है सांभर के आखेट का चित्र। इमली खो से सांभर के आखेट का चित्र। अब हम लोग देखते हैं महादेव बाजार, महादेव बाजार, महादेव बाजार से हम लोगों को मिलेगा विशालकाय बकरी का चित्र। महादेव बाजार से विशालकाय बकरी का चित्र। और उसके बाद महादेव बाजार हो जाएगा, फिर मांडा देव से हम लोगों को शेर के आखेट का चित्र मिल जाएगा। मांडा देव से शेर के आखेट का चित्र। ये हो जाएगा हम लोगों का कुछ वहाँ के प्रमुख चित्र। जम्मू द्वीप से नृत्य वादन, इमलीको से सांभर के आखेट का चित्र, महादेव बाजार से विशालकाय बकरी का चित्र और मांडा देव से शेर का आखेट चित्र। और वहाँ का एक और प्रमुख चित्र है, उसको नोट कर लीजिए, शहद एकत्र करते मानव का चित्र। शहद एकत्र करते हुए मानव का चित्र। ये चित्र आपको किताबों में मिलेगा, शहद एकत्र करते हुए मानव का चित्र। इतने वहाँ के प्रमुख चित्र हो गए। अब हम लोग आते हैं वहीं से आगे, पंचमढ़ी के बाद हम लोग देखेंगे होशंगाबाद। दूसरी गुफा हम लोगों की हो जाएगी होशंगाबाद का आदमगढ़ गुफा।
दूसरी हो जाएगी होशंगाबाद की आदमगढ़ गुफा। आदमगढ़ गुफा ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। और ध्यान दीजिएगा ये पंचमढ़ी से 45 मील की दूरी पे है। ये भी तो पंचमढ़ी से 45 मील की दूरी पे, तो नदी कौन सी हो जाएगी? ये भी उसी नदी के किनारे नदी हो जाएगी आपकी नर्मदा। यानी पंचमढ़ी से 45 मील की दूरी पे और नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगी ये होशंगाबाद की आदमगढ़ गुफा। और इस पे अगर आप जाएंगे इटारसी मोटर मार्ग से, अगर आप जाएंगे होशंगाबाद से इटारसी मोटर मार्ग से, तो 2.5 मील की दूरी पे आपको होशंगाबाद से जब आप निकलेंगे तो 2.5 मील की दूरी पे इटारसी मोटर मार्ग से गुफा मिलेगी। और इसकी खोज किए थे मनोरंजन घोष। कब किए थे? 1922 में। 1922 में खोज किए मनोरंजन घोष नामक विद्वान ने इसकी खोज किया। और इस खोज में इनके सहयोगी थे अमरनाथ दत्त और हीरानंद शास्त्री। सहयोगी लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। इनके सहयोगी थे अमरनाथ दत्त और हीरानंद शास्त्री। यानी कि होशंगाबाद की आदमगढ़ गुफा, होशंगाबाद जिले में जो दूसरी गुफा है आदमगढ़ की गुफा है, पंडित हीरानंद शास्त्री और अमरनाथ दत्त। अब यहाँ के चित्र हम लोग लिखते हैं। यहाँ के प्रमुख चित्र हो जाएंगे हम लोगों के। विशालकाय महेश का चित्र, विशालकाय महेश मतलब भैंसा का चित्र आप हो जाएगा। विशालकाय अगर लिख रहे हैं तो विशालकाय मोर का भी इसी भी जगह लिख लेते हैं। विशालकाय मोर का चित्र। विशालकाय मोर का चित्र। जिराफ समूह का चित्र, जिराफ समूह का चित्र। और उसके बाद एक बचेगा हम लोगों को छलांग लगाते हुए बारहसिंगा का चित्र। छलांग लगाते बारहसिंगा का उत्कृष्ट चित्र। यहाँ के ये कुछ प्रसिद्ध चित्र बने हैं। और ये जो छलांग लगाते हुए बारहसिंगा का चित्र, ये पीले रंग से बना है, पीले रंग से बना है। और एक और चित्र है वन देवी का चित्र, वन देवी का चित्र। यहाँ के इतने प्रमुख चित्र, विशाल का महेश या भैंसा का चित्र, मोर का चित्र, जिराफ समूह का चित्र, छलांग लगाते बारहसिंगा का जो पीले रंग से बना है, और वन देवी का चित्र। तो अगली गुफा हम लोगों की होगी मध्य प्रदेश में भीमबेटका। भीमबेटका, इसको एक अलग नाम है भीमबेटका। अब नाम किंवदंतियों के अनुसार इसको भीमबेटका भी कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार इसको कहा जाता है कि यहाँ एक शिला पे भीम बैठते थे। महाभारत कालीन भीम जो थे यहाँ की एक शिला पे बैठते थे, इसलिए इसको कुछ लोग भीमबेटका नाम भी देते हैं। तो भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश तो वही है, मध्य प्रदेश के हम लोग गुफाएं पढ़ रहे हैं। रायसेन जिला, रायसेन जिला में यह स्थित है। रायसेन जिला, अब रायसेन जिला हो गया। अब यह पर्वत कौन हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा हम लोग विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में यह गुफा आती है।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये गुफाएं आती है और यहाँ पे एक पहाड़गढ़ नामक स्थान है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये पहाड़गढ़ नामक स्थान है। पहाड़गढ़ नामक स्थान, और यहाँ से आसन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नदी हो जाएगी हम लोगों की आसन नदी। आसन नदी पहाड़गढ़ नामक स्थान पे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पहाड़गढ़ नामक स्थान पे आसन नदी के किनारे यह गुफा है। और इस गुफा की खोज 1958 ईस्वी में, कब खोज इसकी हुई थी? 1958 को कोई ऐसा साल नहीं है जहां से भीमबेटका के बारे में क्वेश्चन पूछा। खोज 1958 में विष्णुधर वाकड़कर महोदय ने किया था। ये उज्जैन के प्रोफेसर थे, उज्जैन के विद्यालय के प्रोफेसर थे, उज्जैन महाविद्यालय के प्रोफेसर थे। इतिहास के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर। इन्होंने इस गुफा की खोज की, और जब इस गुफा की खोज हो गई तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 600 से अधिक चित्र। कितने? 600 से अधिक चित्रित गुफाएं मिलती हैं भीमबेटका में। अब इन 600 गुफाओं में हम लोग देखेंगे, 600 से अधिक जो चित्रित गुफाएं हैं, ऐसे देख लेते हैं। इसमें से 275 गुफाएं जो हैं, 275 गुफाओं में गुफाओं के चित्रों में रंग भरे गए हैं। चित्रों में रंग भरे गए हैं। अब बचे कितने? वही 325 में, 325 गुफा के चित्रों में रंग विहीन है, रंग विहीन है। अर्थात चित्र तो बने हैं लेकिन इसमें रंग नहीं भरे गए। 325 गुफाओं के चित्रों में रंग नहीं भरे गए, 275 गुफाओं के चित्रों में रंग भरे गए हैं। ये हम लोगों के लगभग 600 चित्रित गुफाएं हैं। इससे ज्यादा नहीं कहते कि हम लोगों की जानकारी मिलती है। भीमबेटका एक ऐसी गुफा है जहाँ सिर्फ चित्र नहीं बनाए गए, यहाँ एक चित्रों का संसार रचा गया है। यहाँ हर तरह के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। चित्रों का यहाँ पे संसार रचा गया है भीमबेटका की गुफाओं में। यहाँ पे जो चित्र मिले वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के चित्र मिलते हैं। 2 प्रकार के चित्र, 2 प्रकार के चित्र मिलते हैं। वो कैसे हैं? ये है एक 2 प्रकार के चित्र जो मिलेंगे हम लोगों को, ये 2 स्तर के मिलेंगे। जो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा यहाँ 15,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक के यहाँ चित्र मिले, और ये 2 स्तर में मिले। यानी कि 2 प्रकार के जो चित्र पहले स्तर में हम लोगों को मिलेंगे वही शिकारी, 15,000 ईस्वी के आसपास मानव कैसे थे। शिकारी, हिरण, बारहसिंगा, हाथी, घोड़ा, आपके शिकार, हिरण, बारहसिंगा, हाथी, घोड़ा, सुअर, भैंसा, गैंडा, ये सब चित्र मिलेंगे। सुअर, भैंसा, ये सब, जिराफ, ये सब सारे चित्र, यानी कि जानवरों के चित्र मिलेंगे आपको पहले स्तर में। अब वही दूसरे स्तर में, यानी कि जब 8,000 ईस्वी पूर्व के आसपास आएंगे तो उस समय मानव धीरे धीरे सभ्य हो चुका था। और देखते हैं कि 10,000 ईस्वी के बाद नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। उस समय धीरे धीरे मानव सभ्य हो गया तो उस समय के चित्र जो मिलेंगे उसमें यही जानवर उसके मित्र हो जाते हैं। यही जानवर जो उसके हैं, जानवरों के साथ वो मित्रता का व्यवहार करता है। जानवर जो हैं वो उसके अंतरंग मित्र हो जाते हैं, यानी कि वो खेती किसानी करने लगा था तो जानवर इसके क्या हो जाएंगे? अंतरंग मित्र हो जाएंगे। इसमें आपको देखने को चित्र मिलेंगे। यहाँ भी थोड़े बहुत आखेटक के चित्र मिलेंगे,
आखेटक के चित्र मिलेंगे, ग्वाला के मिलेंगे, यानी कि जानवर पालने लगे कृषक मिलने लगेंगे, कृषकों के चित्र यहाँ पे मिलने लगेंगे। दूसरे स्तर के चित्र ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को ये दूसरे स्तर में देखेंगे कि यहाँ लोक कला की भी छवि मिलने लगी है। लोक कला की छवि भी यहाँ पे मिलने लगती है जब वो धीरे धीरे नवपाषाण काल शुरू हो जाता है। अब भीमबेटका में मुख्यतः सफेद, लाल, अब यहाँ इन चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया, तो रंग देख लेते हैं। रंगों का प्रयोग इस यहाँ पे सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल रंग का प्रयोग किया गया, सफेद रंग का प्रयोग किया गया, लाल रंग का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं थोड़ा बहुत पीला रंग भी मिलता है, कहीं कहीं लिख लेते हैं, कहीं कहीं पीला रंग का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर यहाँ पे लाल रंग का ही प्रयोग किया गया है। तो मुख्यतः हम लोग देख के लिख सकते हैं कि मुख्यतः यहाँ पे लाल रंग का ही प्रयोग किया गया, मुख्यतः लाल रंगों का ही प्रयोग हुआ है। और लाल रंग प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो अधिकतर लाल रंगों का प्रयोग किया गया, क्योंकि उस समय रंगों की खोज में सबसे ज्यादा वही गेरू हुआ था, तो गेरू संभवतः लाल रंग का ही होता है। मुख्यतः लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। इसको रेड इंडियन भी लिख सकते हैं, रेड इंडियन रंगों का प्रयोग किया गया है। ये तो हो गई हम लोगों के भीमबेटका के बारे में जानकारी। अब भीमबेटका के चित्र संसार और इसकी महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने इसको 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची की श्रेणी में शामिल कर लिया। विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया। किसको? भीमबेटका को। अब ये यूनेस्को क्या है, तो थोड़ा बहुत यूनेस्को की भी जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को जो है विश्व के सभी जो ऐतिहासिक स्थल है यानी विरासत स्थल, उसकी सुरक्षा और देखभाल करता है। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए, उसी के साथ हम लोगों का भीमबेटका कंप्लीट हो जाएगा। 2003 में यूनेस्को में शामिल हो गया हम लोगों का भीमबेटका। अब यूनेस्को यूनेस्को मतलब कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई और भारत इसमें उसके एक साल बाद लगभग एक साल बाद 4 नवंबर 1946 को भारत यूनेस्को में शामिल हो गया। और यूनेस्को का काम पहले ही बता चुके हैं कि यह विश्व की सभी कला धरोहरों की सुरक्षा और देखभाल करता है। और इस समय भारत में जो है, भारत यूनेस्को में शामिल भारत के लगभग 40 स्थल हैं। जब हमें वीडियो बना रहे हैं उस समय भारत के 40 स्थल विश्व विरासत सूची यूनेस्को में शामिल है। और इस समय डायरेक्टर जो यूनेस्को की है आंद्रे अजोले। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर आंद्रे अजोले, ये भी फ्रांस की रहने वाली है, फ्रांस की रहने वाली हैं। ये हो गया हम लोगों का यूनेस्को के बारे में चर्चा। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना और भारत 46 में शामिल हुआ। 4 नवंबर भारत में समय 40 स्थल और डायरेक्टर इसके आंद्रे अजोले जो फ्रांस के रहने वाले हैं। हम लोगों को भीमबेटका कंप्लीट हो